नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास के अंतर्गत मैं यहाँ पर आज आनुवांशिकी टॉपिक की यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी की शुरुआत आप लोगों के लिए यहाँ पे की जा चुकी है और आज से बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर शुरू की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन बायोलॉजी में आनुवांशिकी टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं और बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे और हाई तक लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए किसी भी टॉपिक की शुरुआत अगर थ्योरेटिकल टॉपिक है तो उसकी शुरुआत हमेशा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमेशा उस टॉपिक की शुरुआत परिभाषा यानी डेफिनेशन से करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अपने पास आनुवांशिकी की डेफिनेशन दे रखी है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशांगति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी यानी जेनेटिक कहते हैं। तो जेनेटिक यानी आनुवांशिकी की परिभाषा क्या हो गई कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी जीव विज्ञान है, इसमें बहुत सारी शाखाएं होती है, जिसमें से एक शाखा ऐसी है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वंशांगति। अब वंशांगति क्या होता है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, बट इतना जानो कि वंशांगति का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अब सर वंशांगति क्या होता है, चलिए वंशांगति की बात कर लेते हैं। तो वंशांगति का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशांगति कहलाता है। जैसे ये आपके क्या है, ऐसा समझ लो, आपके छोड़ो, ये कोई पेरेंट्स है, जनक है, और ये जनक से उत्पन्न हुई एक संतति यहाँ पर ये रही। तो ये ध्यान रखना, ये किससे उत्पन्न हुई है, जनक से उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर जनक के अंदर के कुछ लक्षण, क्या जनक के अंदर के कुछ लक्षण, कुछ गलत लिखा गया है ना, एक मिनट, जनक के अंदर के कुछ लक्षण, अब वो लक्षण माता पिता दोनों से आएंगे, तो जनक के अंदर के कुछ लक्षण किसमें स्थानांतरित हो जाएंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ लक्षण संतति पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वंशांगति कहते हैं। कभी आपने देखा हो, आपके जो नाक नक्शा है वो तो या तो आपके माता पिता से मिलता होगा या आपके यहाँ पे दादा दादी या नाना नानी से मिलता होगा। तो ये किस कारण मिलता है, किस कारण ये लक्षण आपको समानता दिखाई देती है, तो वंशांगति के कारण। वंशांगति में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विविधता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि लक्षणों के स्थानांतरण के दौरान आने वाले परिवर्तन को विविधता कहते हैं। देखिए यहाँ पर लक्षण जब माता पिता से संतति में जाते हैं तो इस दौरान आपको इनमें विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे सर, जैसे यहाँ पे देखिए, आपने कभी देखा हो कि यहाँ पर एक ही जनक के दो संतति, ये हमारे पास क्या है, एक जनक है और इन्हीं जनक के, एक मिनट, इन्हीं जनक के दो संतति है। कितनी संतति है, दो संतति। ठीक है, जब आप दोनों संतति को गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों संततियों में समानता बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को, समानता नहीं है। ठीक है, आपको नाक नक्शा या शरीर की हाइट या शरीर अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लक्षणों का जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो इस दौरान इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विविधता। तो आपने देखा जब लक्षण पहले इस संतति में गया, फिर उसके बाद वही लक्षण दूसरी संतति में जा रहा होगा, एक ही जनक की दो संतति है तो वही लक्षण दूसरी संतति में जा रहा होगा, परंतु उसी लक्षण में आपको क्या देखने को मिल गया, परिवर्तन देखने को मिल गया। स्थानांतरण के दौरान क्या देखने को मिल गया, परिवर्तन देखने को मिल गया, और इसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषाएं ध्यान रखना, आनुवांशिकी, वंशांगति और विविधता, तीनों ही परिभाषा जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए बड़ी जरूरी है। अब चलते हैं विविधता की संबंधित कुछ चर्चाएं करते हैं।
देखिए, जो विविधता होती है उसके कुछ स्रोत होते हैं, यानी विविधता लक्षणों के स्थानांतरण के दौरान उनमें उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों का कारण क्या क्या हो सकता है। तो जो विविधता उत्पन्न हो रही है, यह विविधता उत्पन्न होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला हो सकता है सतत विविधता, यानी इसका जो स्रोत है वो क्या है, सतत। एक मिनट, इसके स्रोत की बात नहीं है ये यहाँ पे कह रहा है कि पहला जो इसका प्रकार है वो है सतत विविधता और दूसरा इसका प्रकार है असतत विविधता। तो इसके प्रकार के आधार पर आपको विविधता उत्पन्न करने के स्रोत देखने को मिलेंगे। सतत विविधता उत्पन्न करने वाला स्रोत है जीन विनिमय। और ध्यान रखना, जीन विनिमय तो आप जानते होंगे, बहुत बेसिक सी बात है, और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती होगी, मुझे विश्वास। अगर नहीं आती तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सतत विविधता जीन विनिमय के कारण उत्पन्न होती है, जो कि सामान्यतः हर एक व्यक्ति में उत्पन्न होती रहती है और सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली विविधता है, ये ध्यान रखना। असतत विविधता उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। हो सकता है उत्परिवर्तन आप ना जानते हो। उत्परिवर्तन होता है यदि किसी व्यक्ति में अचानक किसी नए लक्षण को उत्पन्न होता देखा जाए तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कभी देखा हो कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे चम्मच, बर्तन या लोहे की या स्टील की कोई वस्तुएं होती है वो चिपकने लग जाती है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है उस व्यक्ति के अंतर्गत उत्परिवर्तन हो गया और उस उत्परिवर्तन के कारण क्या हुआ, वो चीजें उसका शरीर पे चिपकने लग गई, यानी उसका शरीर चुंबकीय प्रभाव दर्शाने लग गया। तो ये होता है उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन के कारण ही हमारी संतति में वेरिएशन, विविधता उत्पन्न होती है और असतत विविधता, कौन सी, असतत विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आनुवंशिकी के अंतर्गत जीन। हम जीन को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, वैसे तो आप जीन के बारे में पहले बचपन में पढ़े हुए हो, बचपन का मतलब ऐसा है मेरा कि 10th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास, 9th में तो पढ़े होंगे, 8th का तो पता नहीं, ठीक है। तो 9th क्लास में या आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो जीन होता है उसका मतलब क्या है। जीन क्या है, तो जीन वह है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये आपने जीन के बारे में पढ़ा है। तो क्या ये काफ़ी है, नहीं भाई, ये परिभाषा काफ़ी नहीं है। ये जरूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। तो परिभाषा इसकी क्या है, डीएनए का वह विशिष्ट भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता हो उसे हम जीन कहते हैं। मतलब ये कि हमारे पास ये एक डीएनए है, हमारे पास ये एक क्या है, हमारे पास ये एक डीएनए है और इसी डीएनए की मैं यहाँ पर बात करूँगा। इस डीएनए को हमने 5 भागों में बांट दिए। भाग नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसमें से भाग नंबर 1 और 2 यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शेष भाग 3, 4 और 5 प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 है वो परिभाषा के अनुसार क्या है, जीन है, लेकिन भाग नंबर 3 और 4 और 5 क्या नहीं है, जीन नहीं है। परिभाषा कह रही है कि डीएनए का वह विशिष्ट भाग जो प्रोटीन निर्माण करता हो। तो डीएनए का एक ऐसा विशिष्ट भाग है, एक तो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2, जो प्रोटीन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए का वह भाग जो क्या करता हो, प्रोटीन निर्माण करता हो, प्रोटीन निर्माण करता हो, उस भाग को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उस भाग को हम यहाँ पर जीन कहते हैं। तो ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो डीएनए का वो भाग जो क्या बना रहा है, प्रोटीन, वह क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, ठीक है, जीन हो जाएगा। ये हो गई जीन की रियल परिभाषा। अब बाकी तो आप जीन के बारे में जानते हो, जीन वह है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अब इतना डिटेल में तो मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको भी पता है। चलिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग
1 व 2 क्या है, जीन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं युग्म विकल्पी के ऊपर। तो इस युग्म विकल्पी को समझने का प्रयास करना कि जीन के दो विपर्यासी रूप, उसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जीन नहीं कहते हैं, युग्म विकल्पी कहलाता है। युग्म विकल्पी कर लेना, क्या, युग्म विकल्पी। जीन के ही दो विपर्यासी रूप होते हैं, उन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। और एक और पॉइंट है कि लंबाई के लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन के दो रूप होते हैं। कौन कौन सा, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक लंबा और एक बोना। एक क्या हो जाएगा, लंबा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोना। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जीन में उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे, जीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। अब देखिए, इसकी बात मैं बाद में करूँगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक क्या है, हमारी शरीर की कोशिका है। क्या है, कोशिका। कोशिका के अंतर्गत क्या होता है, कोशिकांग, जीव द्रव्य और केंद्रक। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर ये एक क्या है, कोशिका का केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या होगा, तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होंगे। क्या होगा, गुणसूत्र होंगे। और ध्यान रखना, गुणसूत्र जो होंगे, उन गुणसूत्र के अंदर क्या होगा, ये तो क्या है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र जो होते हैं उसके अंदर क्या होगा, तो ध्यान रखना, गुणसूत्र के अंदर यहाँ पर डीएनए होगा। और डीएनए के अंदर क्या होगा, या डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, वह क्या होगा, जीन होगा। यानी कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि जीन कहाँ पाया जाता है, तो जीन कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखी गई है, चित्र के माध्यम से आपको समझाई गई है कि ये हमारी कोशिका है। इस कोशिका में ये गुणसूत्र है, और इन गुणसूत्र को, जो कि जोड़े में है, इन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। एक जोड़े को हम क्या कहेंगे, समजात गुणसूत्र। दो जोड़ों को दो समजात गुणसूत्र, एक समजात गुणसूत्र, और एक अकेला है तो उसे समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है। गुणसूत्र समजात गुणसूत्र है। ठीक है, अब गुणसूत्र के अंदर क्या है, तो देखिए ये गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र। इस समजात गुणसूत्र के अंदर देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब इसी में एक और पॉइंट समझिए कि इस डीएनए का ये वाला भाग क्या कर रहा है, ये वाला भाग प्रोटीन निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि डीएनए का ये वाला भाग भी क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भाग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि यदि समजात गुणसूत्र में मान लीजिए कि इस वाले गुणसूत्र का ये वाला भाग क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण कर रहा है, तो इसी दूसरे गुणसूत्र का भी वही भाग क्या कर रहा होगा, प्रोटीन निर्माण कर रहा होगा। और ये दोनों क्या होंगे, एक जीन के दो विपर्यासी रूप। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो विपर्यासी रूप हो गए। कैपिटल टी या कैपिटल टी, या स्मॉल टी। तो इस तरह दो विपर्यासी रूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स पे चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, जो युग्म विकल्पी होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला है समयुग्मजी, यानी शुद्ध अवस्था, यानी होमोजाइगस प्योर कंडीशन। ये तो हो गई हमारे पास युग्म विकल्पी का पहला प्रकार। पहले प्रकार समयुग्मजी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि समजात गुणसूत्र पर एक समान युग्म विकल्पी उपस्थित हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, समजात गुणसूत्र है। ये दोनों क्या है, तो ध्यान रखना, ये दोनों समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है।
ये दोनों समजात गुणसूत्र है और इस समजात गुणसूत्र, पहले इसको नंबर 1 दे रहा हूँ और इसको नंबर 2 दे रहा हूँ। तो इन दोनों समजात गुणसूत्र में यदि समान युग्म विकल्पी है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल ए मान लो यहाँ पे होता हमारा स्मॉल ए, तो यहाँ पर भी क्या होता है स्मॉल ए, कैपिटल बी, ठीक है। तो ये समान युग्म विकल्पी यहाँ पर उपस्थित है, किस पर, समजात गुणसूत्र पर। तो ये जो युग्म विकल्पी होंगे वो कैसे होंगे, तो ध्यान रखना समयुग्मजी के होंगे। कैसे होंगे, समयुग्मजी। अगर यहाँ पर मान लो कि अगर यहाँ पर कैपिटल ए नहीं होता, जैसे ये समजात गुणसूत्र है और इस समजात गुणसूत्र पर यहाँ पर मान लो कोई जीन है और यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए होता, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, एक समान युग्म विकल्पी उपस्थित नहीं है, और जब एक समान युग्म विकल्पी नहीं होते तो क्या हो जाता है, विषम युग्मजी हो जाता है। कैसा हो जाता है, विषम युग्मजी। तो आप दोनों प्रकार समझ गए होंगे, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। समजात गुणसूत्र यानी समजात गुणसूत्र पर यदि हमारे पास एक समान युग्म विकल्पी हो, समयुग्मजी। समजात गुणसूत्र पर यदि हमारे पास क्या हो, अलग अलग युग्म विकल्पी हो, तो विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी पहला प्रकार हो गया, विषम युग्मजी दूसरा प्रकार हो गया। अब इस दूसरे प्रकार पर चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर विषम युग्मजी को देखिए, विषम युग्मजी यानी संकरित अवस्था, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन। तो ये सभी शब्द याद रखना, कोई सा भी शब्द यूज कर लेता है क्वेश्चन में। तो समजात गुणसूत्र पर अलग अलग युग्म विकल्पी उपस्थित हो तो उसे विषम युग्मजी। ध्यान रखना कौन सा, ये सम गलती से लिखा गया, विषम कर लेना कि विषम युग्मजी हम उसे कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। और इस समजात गुणसूत्र पर देखिए अलग अलग युग्म विकल्पी है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग युग्म विकल्पी है। तो ये कौन से कहलाएंगे, ये ध्यान रखना, ये जो हमारे पास अलग अलग युग्म विकल्पी है ये कौन सा जीन कहलाएगा, या कौन सा युग्म विकल्पी कहलाएगा, तो विषम युग्मजी। विषम कौन सा युग्मजी होगा, विषम युग्मजी। तो यहाँ पर सम युग्मजी और विषम युग्मजी युग्मकों के प्रकार हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक बात और मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, कैपिटल ए स्मॉल ए शुद्ध अवस्था में आता है, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए संकरित अवस्था, या आप यहाँ पे इसे कह सकते हो विषम युग्मजी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँगा, हिस्ट्री जो कि काम आएगी अपने क्वेश्चंस में आ जाती है, पूछ लेता है कि फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्हीं के प्रयोगों के आधार पर आज आनुवंशिकी आप और मैं पढ़ पा रहे हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और प्रयोग कब किया था इन्होंने, तो 1856 से 1863 तक इन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। और ये मैं अगर पूछना चाहूँ कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पादप पर किया था, मटर के पादप पर। और कहाँ पर किया था, तो उन्हीं के स्कूल, मॉडल स्कूल के अंदर जो उद्यान था, उद्यान वहाँ पे उन्होंने, मॉडल स्कूल नहीं, मठ के उद्यान में उन्होंने ये जो मटर के पादप थे उनको उगाया और वहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया था। वे स्कूल में पढ़ाते थे, एक व्याख्याता थे। और कौन सी स्कूल, मॉडल स्कूल में, ध्यान रखना मॉडल स्कूल में वे पढ़ाते थे। और जहाँ मठ था उनका, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मटर के पादप का जो है प्रयोग यहाँ पे किया था, जेनेटिक के प्रयोग उन्होंने किए थे। और उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक की बात करूँ तो बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है, ठीक है। इसे बेटसन को एनिमल जेनेटिक, फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक भी कहा जाता है, किसको, बेटसन को, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक T.H. मॉर्गन को कहा जाता है। प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, T.H. मॉर्गन को कहा जाता है।
टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकी के कुछ नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए और इन्होंने आनुवंशिकी को आगे बढ़ाया। टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? तो मक्खी के ऊपर किया था। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मक्खी कौन सी थी, तो ड्रोसोफिला यानी घर मक्खी जो आपके घर में पाई जाती है, ड्रोसोफिला मक्खी पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? ड्रोसोफिला मक्खी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और उसी प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बताई थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रतिपादित की थी। उनके बारे में हम आगे यहाँ पे चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, मेंडल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान लेते हैं कि मेंडल की जो अनुसार कुछ बातें थी वो क्या क्या थी, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। तो मेंडल ने जीन को कारक कहा, तो ध्यान रखना मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था, जीन नहीं कहा था। जीन किसने कहा? तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। और कब दिया था? तो ध्यान रखना 1909 में दिया था। कब? 1909 में दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जीन जो होता है वह जोड़े में उपस्थित होता है। और एक और बात ध्यान रखना है कि एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करता है। क्या? एक जीन, ये लिख रखा नीचे, सॉरी लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करता है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हो गई कुछ बातें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आगे आपको जो हमारे मेंडल थे उन्हीं से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि जो मेंडल थे हमारे, 1 सेकेंड, 1 मिनट, जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था? मटर के पादप पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और प्रयोग करके यहां पर कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम यहां पे था प्रभावितता का नियम, प्रभावितता का नियम। दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और तीसरा था हमारे पास पृथक्करण का नियम। ये नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे किसके माध्यम से? अपने प्रयोगों के माध्यम से। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे के ऊपर किया था। इन तीनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक संकर संकरण का सिद्धांत दिया था, एक संकर संकरण का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था और द्विसंकर संकरण भी इन्होंने बताया था। इन्होंने ही द्विसंकर संकरण का सिद्धांत यहाँ पर दिया था। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने मटर के पादप का चयन किया। मटर के पादप का चयन तो किया, लेकिन मटर के पादप का चयन क्यों किया? मटर के पादप का चयन क्यों किया, तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मटर का जो पादप था उनमें विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। विपर्यासी लक्षण मटर के पादप में पाए जाते थे, इसलिए पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, इसमें स्वपरागण के साथ परपरागण भी कराया जा सकता है। स्वपरागण के साथ साथ परपरागण एवं परपरागण भी संभव था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जीवन काल छोटा था। जीवन काल कैसा था? छोटा था। और चौथा पॉइंट यहाँ पे बहुत, ठीक है, ये 3 पॉइंट काफ़ी है, बाकी इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो आप पढ़ लेना, कैसे भी बहुत इजी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा कि बहुत सारे विपर्यासी लक्षण थे, तो कितने विपर्यासी लक्षणों का मेंडल ने चयन किया था? तो 7
विपर्यासी 7 विपर्यासी लक्षण का चयन किया गया। 7 विपर्यासी लक्षण का चयन किया गया। कितने लक्षणों का चयन किया गया? 7 विपर्यासी लक्षण। अब ये 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, पहला लक्षण यहाँ पे था बीज का आकार। बीज का आकार। दूसरा यहाँ पे था बीज का रंग। तीसरा यहाँ पे था फली का आकार। और चौथा यहाँ पे था फली का रंग। पांचवा था पुष्प की स्थिति। और छठा यहाँ पे था पुष्प का रंग। और सातवां जो लक्षण यहाँ पे इन्होंने लिया था वो लिया था पौधे की लंबाई। अब इन्हीं में इन्होंने बताया था कि कुछ प्रभावित होते हैं तो कुछ अप्रभावी होते हैं। जैसे बीज के आकार की बात करूं तो गोलाकार बीज कैसा लक्षण है? गोलाकार जो लक्षण है वह कैसा है? प्रभावी है। लेकिन झुर्रीदार अप्रभावी है। साथ ही साथ बीज के रंग की बात की गई तो बीज के रंग में इन्होंने क्या बताया? बीज का जो रंग होता है उसमें पीला प्रभावी था और जो हरा था वह अप्रभावी था। इन्होंने फली के आकार के बारे में बताया कि संकुचित फली, एक मिनट, फूली हुई फली तो कैसा था? फूली हुई तो यहाँ पर फली का जो है प्रभावी लक्षण था फली के आकार में, लेकिन संकुचित अप्रभावी था। उसके बाद फली का रंग पूछा गया। फली का रंग हरा प्रभावी था लेकिन पीला अप्रभावी था। पुष्प का रंग यहाँ पर पहले पुष्प के स्थिति की बात की गई तो पुष्प की स्थिति कक्षीय प्रभावी थी और शीर्षस्थ अप्रभावी। एक मिनट, शीर्षस्थ कैसी थी? अप्रभावी। पुष्प के रंग की बात करूं तो पुष्प के रंग में भी दो आते हैं। जो बैंगनी था वो तो कैसा था? प्रभावी। लेकिन अगर मैं श्वेत की बात करूं, एक मिनट, सॉरी, सफेद रंग की बात करूं तो वह अप्रभावी था। पौधे की लंबाई लंबा प्रभावी और बोना अप्रभावी। तो ये कुछ बातें थी वो आज के इस वीडियो में अपन ने कवर करी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं, आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की जो बायोलॉजी अपन ने पढ़ी उसको आप नोट्स के रूप में लिख लेना और फुल प्रैक्टिस आपको करनी है, पूरी तैयारी आपको अच्छे से लैब असिस्टेंट की करनी है। और इसी तरह वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे और टाइमिंग भी इनका धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।